हेलो दोस्तों, आप सभी लोग को मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आज का इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। आज का इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा म्यूचुअल फंड में एनएवी क्या होता है, नेट एसेट वैल्यू वो क्या है, कैसे काम करता है और आप लोग को क्यों ये जानना जरूरी है एनएवी के बारे में। तो इसके बारे में आप लोग कंप्लीट जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग को मेरे चैनल में न्यू हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो दोस्तों, एनएवी के बारे में बताने से पहले मैं आप लोग पहले बता देता हूँ म्यूचुअल फंड क्या होता है। इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी मेरे चैनल में वीडियो है, कंप्लीट वीडियो है। अगर आप लोग अभी तक देखे नहीं तो आप लोग मेरे चैनल में चले जाइए, उसमें आप लोग चले जाइए प्लेलिस्ट जाइए। प्लेलिस्ट जाने के बाद आपको वहां पे मिलेगा, देखिए म्यूचुअल फंड फॉर बिगिनर्स है, उसमें आप लोग को ये सारे जानकारी मिल जाएगा। बहुत सारा वीडियो उसका अंदर में है, आप लोग उसको देख के जान सकते हो म्यूचुअल फंड क्या है, कैसे काम करता है। तो अभी चलिए मैं आप लोगों को ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ म्यूचुअल फंड क्या है। म्यूचुअल फंड में बहुत सारे इन्वेस्टर से मनी कलेक्ट किया जाता है। उस मनी को फंड हाउस क्या करता है ना, उसको डिफरेंट एसेट में उसको वो इन्वेस्टमेंट करता है। एसेट क्या है, जैसा आपका हो गया स्टॉक्स हो गया, बॉन्ड हो गया, मनी मार्केट हो गया या सिक्योरिटीज हो गया, इसमें इन्वेस्टमेंट करता है। जो रिटर्न आता है फंड हाउस क्या करता है, उसका जो एक्सपेंस होता है या दूसरा कुछ चीजें उसको डेबिट करता है, उसके बाद इन्वेस्टर को रिटर्न करता है। तो इस टाइप का आपका जो म्यूचुअल फंड ये काम करता है। तो म्यूचुअल फंड में डिफरेंट टाइप का फंड होता है। एक होता है इक्विटी फंड होता है, एक होता है डेब्ट फंड होता है जो कि आपका फिक्स्ड इनकम होता है, और आपका जो इक्विटी फंड होता है वो आपका स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। उस टाइप का आपका होता है हाइब्रिड फंड होता है जो कि आपका होता है मिक्स्ड इक्विटी फंड होता है, और डेब्ट फंड का ये आपका मिक्स होता है। उस टाइप का सेक्टोरियल फंड होता है, जैसे हो गया टेक्नोलॉजी फंड हो गया, मैन्युफैक्चरिंग फंड हो गया। तो इस टाइप का आपका सेक्टोरियल फंड आपका ये रहता है। तो अभी चलिए देखते हैं रोल ऑफ एनएवी। तो एनएवी आपको क्यों जानना है। तो एनएवी इज द पर यूनिट वैल्यू ऑफ ए म्यूचुअल फंड। जैसे आप लोग स्टॉक मार्केट में कोई भी स्टॉक परचेज करते हो ना, हर एक यूनिट का वैल्यू होता है जिसको आप लोग बोलते हो कि शेयर प्राइस। तो उस टाइप अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो ना, कोई भी म्यूचुअल फंड का परचेज करना हो या आपका सेल करना हो, ये सारी चीजें आपका एनएवी के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो चलिए अभी डिटेल से जानते हैं एनएवी क्या है। एनएवी और नेट एसेट वैल्यू इज द प्राइस फॉर यूनिट ऑफ ए म्यूचुअल फंड। इट इंडिकेट्स द फंड्स ओवरऑल वैल्यू एंड हेल्प्स इन्वेस्टर अंडरस्टैंड द वर्थ ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट ऑन ए गिवन डे। तो एनएवी क्या होता है ना, म्यूचुअल फंड का कोई भी स्कीम का पर यूनिट वैल्यू का आपका एनएवी कहते हैं, नेट एसेट वैल्यू कहते हैं पर शेयर। तो ये जो एनएवी होता है आपका फंड का परफॉर्मेंस ट्रैक करने के लिए आपको यूज किया जाता है। चाहे आप लोग कभी बाय करते हो या सेल करते हो, ये सारी चीज के लिए आपको एनएवी आपको जानना जरूरी होता है, या एनएवी के ऊपर ही ये सारी चीजें होता है। तो हायर एनएवी इंडिकेट्स द फंड्स वैल्यू हैज इंक्रीज ओवर द टाइम। अगर आप लोग किसी भी एक शॉर्ट टर्म प्राइस में कोई भी एक म्यूचुअल फंड का यूनिट परचेज किए हो, अगर उसका प्राइस धीरे धीरे बढ़ता है तो आपको उसमें पता चलता है कि आपका जो म्यूचुअल फंड का जो वैल्यू या आपका जो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू वो इंक्रीज हुआ है। आप लोग को कभी भी अगर इन्वेस्टमेंट करते हो मार्केट में तो वो डिसाइड करता है आपको कितना यूनिट मिलेगा। उसी तरह से अगर आप लोग को कभी भी सेल करते हो म्यूचुअल फंड, वो आपको डिसाइड करता है आपको कितना अमाउंट आपको मिलेगा। ये सारी चीजें आपका एनएवी के थ्रू ही होता है। तो अभी देखते हैं एनएवी वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अगर आप लोग एनएवी देखते हो ना, नेट एसेट वैल्यू टोटल एसेट्स माइनस लिएबिलिटीज, उस तरीके से अगर आप लोग देखते हो यार एनएवी पर शेयर देखते हो, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लिएबिलिटीज बाय नंबर ऑफ यूनिट्स आउटस्टैंडिंग। तो टोटल एसेट क्या होता है, आज का डेट में जितना सारा यूनिट उसका है मार्केट में, उसका टोटल वैल्यू क्या है और कितना फंड उसका आने वाला है, ये सारे को उसको बोला जाता है टोटल एसेट बोला जाता है। उसी तरह से टोटल लिएबिलिटीज क्या है, एक्सपेंसेस हो गया, फीस हो गया, और किसी को मान लीजिए कोई रिडीम किया है उसको देना है, उसका जो अमाउंट देना है, इस सारी चीज को इसको बोला जाता है लिएबिलिटी बोला जाता है। तो नंबर ऑफ यूनिट आउटस्टैंडिंग मतलब आज का डेट में कोई भी म्यूचुअल फंड हाउस का जो म्यूचुअल फंड स्कीम है उसका कितना नंबर ऑफ यूनिट्स अवेलेबल है उसका पास, उसको बोला जाता है नंबर ऑफ यूनिट्स आउटस्टैंडिंग। तो चलिए अभी मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखा देता हूं आपको एनएवी कैसे कैलकुलेट किया जाता है। मान लीजिए कोई भी एक म्यूचुअल फंड का स्कीम का टोटल वैल्यू है 10 करोड़ हो गया, उसका तो टोटल लिएबिलिटी हो गया 5 लाख हो गया, 50 लाख उसका पास टोटल यूनिट है। अगर आप लोग उसका एनएवी कैलकुलेट करते हो ना, आप लोग उसका एनएवी कैसे कैलकुलेट करो, देखो यहाँ पे एनएवी अगर देखते हो आप लोग को पर शेयर, टोटल आपका जो एसेट हो गया, टोटल एसेट हो गया आपका 10 करोड़ हो गया, टोटल लिएबिलिटी आपका 5 लाख हो गया बाई 50 लाख, ये आपका हो गया 19.9 पर यूनिट। मतलब आपका जो पर यूनिट का जो प्राइस होता है 19.90 रुपीज। तो इस टाइप का आपका जो एनएवी होता है आपका कैलकुलेट किया जाता है। तो अभी देखते हैं रोल ऑफ एनएवी इन म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस। तो म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस में एनएवी का क्या काम है। एनएवी ग्रोथ ओवर टाइम इंडिकेट्स हाउ द फंड हैज परफॉर्म्ड। आप लोग को इन्वेस्टमेंट करने का टाइम में एनएवी प्राइस जितना था, अगर उसका एनएवी प्राइस ज्यादा बढ़ता है तो आपको मालूम पड़ता है कि आपका जो फंड का परफॉर्मेंस बढ़ा है और आपका जो वैल्यू इंक्रीज हुआ है। उस टाइप का अगर आप लोग एनएवी का प्राइस डाउन हुआ है तो आप लोग को पता चलेगा कि इसका आपको लॉस हुआ है। एक ग्रोइंग एनएवी शोज द ए पॉजिटिव परफॉर्मेंस इन द टर्म ऑफ कैपिटल गेन और इनकम रिसीव्ड बाय द फंड। चलिए अभी देखते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एनएवी। तो मार्केट फ्लक्चुएशन,
चेंजेस इन स्टॉक और बॉन्ड मार्केट से डायरेक्टली इंपैक्ट द वैल्यू ऑफ फंड्स होल्डिंग, दस इंपैक्टिंग एनएवी। जैसे मैं आपको अभी बोला, कोई भी म्यूचुअल फंड हाउस का अगर कोई भी स्कीम में जितना सारा स्टॉक है, मान लीजिए कोई भी एक दिन में उसका जो पोर्टफोलियो में जितना सारा स्टॉक्स है, अगर उसका नेट वैल्यू किसी भी दिन में पॉजिटिव में जाता है तो उसका जो एनएवी प्राइस बढ़ता है। अगर उसका जो नेट वैल्यू किसी दिन नेगेटिव में जाता है तो उसका जो एनएवी वैल्यू डाउन होता है या डिक्रीज होता है। सेकंड हो गया फंड एक्सपेंसेस। अगर कोई भी म्यूचुअल फंड हाउस का ज्यादा एक्सपेंस रेशियो होता है या ज्यादा उसका एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होता है तो आपका जो एनएवी प्राइस है वो आपका डायरेक्टली इंपैक्ट होता है। तो अगर कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम में उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव फी ज्यादा होता है या आपका ब्रोकरेज फी ज्यादा लगता है तो आपका जो एनएवी प्राइस वो डाउन होता है। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको एक एसबीआई के म्यूचुअल फंड का शो कर रहा हूँ, एसबीआई स्मॉल कैप फंड। डायरेक्ट प्लान ग्रोथ का क्या है, एनएवी वैल्यू 201 प्राइस है। अगर मैं इसको डायरेक्ट प्लान डिविडेंड करता हूँ, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 137.31। तो उस टाइप अगर आप लोग रेगुलर के यहाँ पे देखते हो ना, रेगुलर डिविडेंड 104 हो गया, रेगुलर का प्लान हो गया 176। अगर आप लोग रेगुलर में इन्वेस्टमेंट करते हो ना तो आपको क्या है कि ब्रोकरेज चार्जेस देना पड़ता है, जिसका असर आपका डायरेक्ट एनएवी के ऊपर पड़ता है। उसी टाइप का अगर आप लोग को कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता हो वो आपका डिविडेंड देता है। अगर आपका डिविडेंड इन्वेस्टमेंट होता है तो आपका एनएवी प्राइस इंक्रीज होगा। अगर आपका डिविडेंड इन्वेस्टर को डिस्ट्रीब्यूट होता है तो आपका जो एनएवी प्राइस डिक्रीज होता है। जैसे कि अभी मैं आपको बोला, अगर कोई भी म्यूचुअल फंड उसका जो पोर्टफोलियो में जितना सारा स्टॉक्स है, अगर कोई भी स्टॉक उसमें डिविडेंड देता है ना, अगर वो डिविडेंड को डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो आपका जो एनएवी प्राइस इंक्रीज होता है। अगर वो डिविडेंड इन्वेस्टर को वापस किया जाता है तो आपका जो एनएवी प्राइस डाउन होता है। इंटरेस्ट का भी सेम, अगर इंटरेस्ट आपका ज्यादा बढ़ता है तो आपका जो एनएवी प्राइस बढ़ता है। तो दोस्तों चलिए अभी हम लोग देखते हैं एनएवी का बाइंग सेलिंग का ऊपर क्या इंपैक्ट है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एनएवी डिटरमाइंस द प्राइस एट व्हिच इन्वेस्टर बाय एंड रिडीम यूनिट्स। तो चलिए अभी मैं आप लोगों का बाय का एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मानिए कि कोई भी म्यूचुअल फंड का उसका जो एनएवी प्राइस है 20 रुपीज है, तो क्या इन्वेस्टर क्या करता है 2000 रुपीज यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए देता है। तो उसको कितना यूनिट मिलेगा, तो उसको टोटल यूनिट क्या मिलेगा, टोटल अमाउंट क्या है, आप लोग कितना अमाउंट यहाँ पे दे रहे हो 2000 दे रहे हो, और आपका जो और ये जिस दिन परचेज कर रहा है उसी डेट का एनएवी प्राइस क्या है 20 रुपीज। तो उसको मान लीजिए आप लोग को जो लोड फी जो हो गया उसको मैं इग्नोर कर देता हूँ। इग्नोर करने के बाद अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे ना, टोटल अमाउंट होगा 2000 बाई 20 रुपीज उसका एनएवी हो गया, तो आपको कितना यूनिट मिलेगा यहाँ पे 100 यूनिट आपको यहाँ पे मिलेगा। तो इसी हिसाब से कभी भी आप लोग म्यूचुअल फंड में परचेज करते हो ना, जिस दिन आप लोग को परचेज करते हो उसी दिन का जो एनएवी प्राइस होता है उस एनएवी प्राइस का ऊपर डिपेंड करता है आपको कितना सारा यूनिट यहाँ पे मिलेगा। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं रिडीम का केस है। अगर आप लोग यहाँ पे रिडीम का केस देखते हो ना, मान लीजिए कि इन्वेस्टर किसी दिन रिडीम कर रहा है, जिस दिन वो रिडीम कर रहा है उस दिन उसका जो एनएवी प्राइस था 50 रुपीज था और वो यहाँ पे 500 यूनिट्स यहाँ पे रिडीम करने के लिए चाहता है। तो उसको टोटल कितना अमाउंट मिलेगा, तो उसको जो टोटल अमाउंट मिलेगा, अगर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ जो लोड वगैरह जो फीस होता है उसको मैं इग्नोर कर देता हूँ, तो टोटल अमाउंट उसको मिलेगा क्या 50 रुपीज इंटू 500 यूनिट्स, उसको टोटल 25,000 उसको मिलेगा। तो दोस्तों इसी हिसाब से अगर आप लोग कभी भी म्यूचुअल फंड में परचेज करते हो या आप लोग रिडीम करते हो ना, ये डायरेक्ट आपका एनएवी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका एनएवी ज्यादा होता है आप लोग को परचेज करने का टाइम में आपको लेस यूनिट मिलेगा, अगर आपका एनएवी प्राइस लेस होता है तो आपको ज्यादा यूनिट मिलेगा। उसी हिसाब से अगर आप लोग रिडीम करते हो ना, अगर आपका एनएवी प्राइस ज्यादा होता है तो आपको ज्यादा अमाउंट मिलेगा, अगर आपका एनएवी प्राइस कम होता है तो आपको कम अमाउंट मिलेगा। तो आपका जो बाय सेल है डायरेक्ट आपका डिपेंड करता है एनएवी के ऊपर। तो चलिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे एक परागपर की एलएसए टैक्सेबल फंड है। तो यहाँ पे देखिए 3000 इन्वेस्टमेंट किया हूँ, कभी मेरे को 105.71 यूनिट मिला है, कभी मेरे को 104 मिला है, कभी 95 यूनिट्स मिला है। तो ये डिपेंड करता है आपका जो किसी दिन आप लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप लोग उसी दिन का आपका जो एनएवी प्राइस क्या है उसी हिसाब से आपको डिसाइड होता है आपको कितना सारा यूनिट आपको यहाँ पे मिलेगा। तो दोस्तों चलिए अभी हम लोग देखते हैं एनएवी का कट ऑफ टाइम क्या है। तो दोस्तों अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तो आप लोग यहाँ पे जानना चाहिए जो म्यूचुअल फंड का कट ऑफ टाइम क्या है। अगर आप लोग का लिक्विड और ओवरनाइट फंड होता है, जिसको आप लोग को बोला डेब्ट फंड होता है, उसका जो कट ऑफ टाइम होता है 1:30 PM। टाइप ऑफ सिनेरियो आप लोग यहाँ पे देखोगे, इफ यू सबमिट द एप्लीकेशन और ट्रांसफर द मनी बिफोर 1:30 PM एंड रिचेस द फंड्स हाउस बिफोर 1:30, आपको प्रीवियस डे का आपको एनएवी मिलेगा। तो उसी हिसाब से अगर आप लोग लिक्विड और ओवरनाइट म्यूचुअल फंड में अगर आप लोग को किसी दिन परचेज कर रहे हो 1:30 PM के बाद, तो आप लोग को जो सेम डे आपको एनएवी यहाँ पे मिलेगा। तो नेक्स्ट हो गया आपका डेब्ट, एक्सक्लूडिंग आपका जो लिक्विड फंड हो गया और ओवरनाइट फंड हो गया, और आपका जो इक्विटी म्यूचुअल फंड होता है, अगर आप लोग देखोगे ना उसका जो कट ऑफ टाइम होता है 3 PM होता है। तो दोस्तों कोई म्यूचुअल फंड आप में अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तो उसका जो कट ऑफ टाइम डिफरेंट होता है, तो आप लोग यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, अगर आप लोग 3 PM का अंदर में ऑर्डर प्लेस करते हो ना, आपको सेम डे का एनएवी मिलेगा। अगर आप लोग 3 PM का बाद ऑर्डर प्लेस करते हो तो आपको नेक्स्ट डे का आपको एनएवी मिलेगा। तो अगर आप लोग चाहते हो कि सेम डे एनएवी पाने के लिए, तो आपको 3 PM का अंदर में आपको ऑर्डर प्लेस करना है। तो आपको देखना है आप लोग को कौन सा आप यूज कर रहे हो, उसका जो कट ऑफ टाइम क्या है। तो आप लोग इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये चीजें आप लोग चेक कर लीजिए।
तो इंपैक्ट ऑफ एनएबी इन एसआईपी इन्वेस्टमेंट। तो एसआईपी इन्वेस्टमेंट में एनएबी का क्या इंपोर्टेंस है, तो जैसे मैं आपको बोला था ईच टाइम यू इन्वेस्ट इन एसआईबी और एनएबी इज एवरेज। तो अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में एसआईबी का थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हो ना, आप लोग जितनी बार इन्वेस्टमेंट करोगे ना, तो आपका जो एनएबी प्राइस एवरेज होता है। तो आपका जब एनएबी प्राइस आपका एवरेज प्राइस से ज्यादा होता है तो आपको प्रॉफिट होता है। अगर आपका एनएबी प्राइस आपका जो एवरेज प्राइस से कम होता है तो आपको लॉस यहाँ पे होता है। तो जब तक आप लोग म्यूचुअल फंड से अमाउंट विड्रॉ नहीं किए हो तब तक आपका कोई भी लॉस हो या प्रॉफिट नहीं हुआ है, ये चीजें आप लोग ध्यान रखिए। तो दोस्तों अगर आपको सेम डे का एनएबी आपको पाना है ना, तो आपको कट ऑफ टाइम से पहले ही आपको ऑर्डर करना है, तभी आपको सेम डे का एनएबी आपको यहाँ पे अलर्ट होता है। तो जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाया था, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ना, जितनी बार आप लोग एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करो ना, आपका हमेशा आप लोग का जो यूनिट्स होता है वो डिफर होता है, आपका जो एनएबी प्राइस वो डिफरेंट आपको ये मिलता है। तो हमेशा अगर आप लोग एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तो आपको एक एवरेज एनएबी प्राइस आपको यहाँ पे मिलता है, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाया हूँ। तो दोस्तों आपका जो एनएबी वैल्यू कैलकुलेट कब किया जाता है, अगर आप लोग यहाँ पे देखो ना, डेली एनएबी कैलकुलेशन फंड हाउसेस कैलकुलेट एंड पब्लिश द एनएबी वंस एवरी ट्रेडिंग डे आफ्टर द मार्केट क्लोजेस है। तो जैसे आपका जो स्टॉक मार्केट में क्या होता है ना, स्टॉक मार्केट में आपका जो डिमांड के हिसाब से आपका जो शेयर प्राइस आपका इंक्रीज डिक्रीज होता है थ्रू आउट द ट्रेडिंग टाइम। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या होता है ना, एक बार मार्केट क्लोज होने के बाद ही आपका जो एनएबी प्राइस डिसाइड होता है। तो मान लीजिए आपका आज मार्केट चल रहा है, कल आपका मार्केट बंद हो गया और आज मार्केट क्लोज होने के बाद आपका जो एनएबी प्राइस 15 रुपीज हो गया। मान लीजिए आपका कल मार्केट बंद है, तो आपका कल का भी एनएबी प्राइस आपका 15 रुपया रहेगा। तो जब तक आपका मार्केट खुला नहीं हुआ है तब तक आपका एनएबी प्राइस चेंजेस नहीं होगा, ये चीजें आप लोग को ध्यान रखिएगा। तो बहुत लोगों के यहाँ पे डाउट है, अगर यहाँ पे हाई एनएबी होता है ना, ये फंड आपका ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, तो ऐसा कुछ है नहीं। तो हायर एनएबी डज नॉट इंडिकेट दैट ए फंड इज एक्सपेंसिव, इंस्टेड इट इज शोज द ग्रोथ ऑफ द फंड सिंस इट्स इंसेप्शन। तो दोस्तों अगर आप लोग कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो ना, उसका अगर हाई एनएबी है, उसका मतलब ये नहीं ये फंड ज्यादा एक्सपेंसिव है। कंपेयरिंग एनएबीज, इट इज मिसलीडिंग टू कंपेयर एनएबीज ऑफ डिफरेंट फंड्स डायरेक्टली बिकॉज ईच फंड में यहाँ पे डिफरेंट इंसेप्शन डेट और स्ट्रैटेजी। तो आप लोग को स्मॉल कैप का फंड का साथ आप लोग को लार्ज कैप को आप लोग कंपेयर नहीं कर सकते उसका एनएबी प्राइस को। इस तरह से लार्ज कैप का जो एनएबी प्राइस होता है उसको आप लोग मिड कैप का एनएबी प्राइस से आप लोग को कंपेयर मत कीजिएगा। तो कभी भी आप लोग का म्यूचुअल फंड का जो एनएबी प्राइस से आप लोग कंपेयर करिए, कभी भी आप लोग फंड परचेज मत कीजिए। तो अगर आप लोग कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो ना, अगर उसका एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है ना, तो आपका जो एनएबी प्राइस डाउन होता है। अगर आपका एक्सपेंस रेशियो कम होता है तो आपका एनएबी प्राइस ज्यादा होता है, ये चीजें आप लोग को ध्यान रखिएगा। तो चलिए अभी मैं आप लोग को बताऊं तो हाई लो एनएबी मतलब क्या होता है। अगर कोई एक म्यूचुअल फंड का एक स्कीम का उसका एनएबी प्राइस हाई है और दूसरा एक म्यूचुअल फंड का उसका एनएबी प्राइस लो है, लेकिन दोनों का जो रिटर्न है वो आपका सेम है, तो उस कंडीशन में आपको क्या डिफरेंस मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए कि दो एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिया हूँ, दो फंड यहाँ पे मैं लिया हूँ, एक होता है फंड ए और एक है फंड बी। अगर आप लोग देखो यहाँ पे करंट एनएबी एक होता है 100 रुपीज, एक होता है 10 रुपीज। अमाउंट इन्वेस्टेड दोनों केस में मान लीजिए मैं यहाँ पे 1000 यहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। नंबर ऑफ यूनिटी, अगर मैं यहाँ पे एनएबी प्राइस 100 होता है और अमाउंट 1000 इन्वेस्टमेंट करता हूँ, यहाँ पे मेरे को 10 नंबर ऑफ यूनिट्स मिलते हैं। उस तरीके से मेरे को फंड बी में मेरे को यहाँ पे 100 यूनिट्स यहाँ पे मिलता है। अगर आप लोग 20% ग्रोथ देखते हो दोनों फंड में, तो आप लोग का फंड ए में आपको कितना रुपया होगा, 120 रुपीज आपको यहाँ पे मिलेगा। अगर आप लोग फंड बी देखते हो ना, उसमें अगर आपका 20% ग्रोथ होता है, आपका एनएबी प्राइस 10 है, अगर 20% ग्रोथ आप लोग यहाँ पे देखते हो तो उसका जो प्राइस होता है 12 रुपीज होता है। अगर आप लोग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट देखते हो ना, तो आपका यह होता है क्या 120 यूनिट्स इंटू 10 आपका होता है टोटल 1200 रुपया। अगर फंड बी में अगर आप लोग देखते हो ना 12 रुपीज इंटू 100 यूनिट्स टोटल आपका 1200 रुपया। तो इसका मतलब फंड का जो एनएबी प्राइस हाई और लो होने से कोई मतलब नहीं, आपको देखना है आपको उसका जो रिटर्न है या आपको रिटर्न परसेंटेज क्या होता है, उसी हिसाब से आपका डिपेंड करता है कि आपको कितना आपका अमाउंट इन्वेस्टमेंट करता है, आपको कितना रिटर्न आपको यहाँ पे मिलता है। ऐसा नहीं कि हाई एनएबी वैल्यू मतलब हाई रिटर्न मिलेगा या आपको लो एनएबी वैल्यू मतलब आपको लो रिटर्न मिलेगा, ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं है। तो आप लोग ये चीज ध्यान रखिए। तो चलिए कंक्लूजन में हम लोग कुछ देख लेते हैं। तो इंपोर्टेंस ऑफ एनएबी, तो एनएबी के थ्रू आप लोग को क्या मिलता है, एनएबी के थ्रू आप लोग को कोई भी फंड का परफॉर्मेंस मिलता है, आप लोग जितना इन्वेस्टमेंट किए हो आज का डेट में उसका वैल्यू क्या है, आपको प्रॉफिट मिला या लॉस मिला, ये सारी चीजें आप लोग को एनएबी के थ्रू आप लोग को जान सकते हो। दूसरा चीज हो गया टिप्स फॉर इन्वेस्टर। जैसे मैं आपको बोला था, आप लोग को कभी भी म्यूचुअल फंड परचेस करते हो ना, आप लोग एनएबी को देख के परचेस मत कीजिएगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड परचेस करने के लिए बहुत सारा क्राइटेरिया होता है। उसका एक्सपेंस रेशियो होता है, उसका फंड का परफॉर्मेंस क्या होता है, ऐसे बहुत सारी चीजें होता है, आपको ये सारी चीज देखना है। लेकिन आपको एनएबी को आपको देख के डिसाइड नहीं करना है कि आपको कौन सा फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, डिफरेंट फंड का इसका जो ये लोग क्या करते हैं ना, उसका जो एनएबी प्राइस को कंपेयर करके इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ऐसा मत कीजिएगा, कभी भी आप लोग म्यूचुअल फंड परचेस करते हो तो उसका परफॉर्मेंस चेक कीजिए, उसका जो एक्सपेंस रेशियो चेक कीजिए, एनएबी को चेक करके डायरेक्ट आप लोग इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। तो दोस्तों ये हो गया आप लोग को नेट एसेट वैल्यू के बारे में डिटेल वीडियो। अगर आप लोग का कोई भी डाउट है ना, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, नहीं तो आप लोग को मेरा जो व्हाट्सअप चैनल वगैरह है आप लोग उसमें आप लोग को जुड़े रहिए, आप लोग को इंस्टेंट अपडेट मिल जाएगा।
तो अगर आप लोग किसी भी वीडियो के बारे में डाउट है तो आप लोग मेरे कमेंट कर सकते हो, उसका वीडियो में आप लोग को ले आऊंगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज के वीडियो आप लोग बहुत हेल्पफुल होगा। तो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक रिक्वेस्ट है आप लोग को जितना हो सकता है वीडियो को शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।